फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर नंबर 18। बड़ा ही सिंपल है चैप्टर। आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना, आप चार तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझ लो, 1 2 3 एंड 4। भाई इसको 2 को ठीक कर देते हैं जरा। चार तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स याद रखनी है आपको, ठीक है। सबसे पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको याद रखना है एक अकाउंट जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड नंबर पर आपको सीखना है बैलेंस शीट को। और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और होती है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चार तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपको याद रखना है आपके सिलेबस के हिसाब, ठीक है। अब आप जब बात करते हो 11th क्लास की, तो ये तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पहली वाली बताई है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया और बैलेंस शीट, ये आपको सिखाई जाएंगी कैसे बनाते हैं, राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बारी आएगी क्लास 12th में, सबसे एंड में। मतलब क्लास 12th में 3 किताबें हैं, उस 3 किताबों में से तीसरी किताब का आखिरी चैप्टर है, ठीक है। तो ये हम तब सीखेंगे। अब जब हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो भाई होती क्या है। अब याद करो, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग, तो आपको एक डेफिनेशन बताई थी अकाउंटिंग की, क्या कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, जॉब, ठीक है। पहला क्या था, आइडेंटिफाइंग, समझ में आ गया आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है। रिकॉर्डिंग क्या मतलब है, कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में, सब्सिडरी बुक्स में। क्लासिफाइंग का मतलब क्या था, क्लासिफाइंग का मतलब क्या था, किसमें पोस्ट करना है, लेजर्स में। वेरी गुड, लेजर्स में पोस्ट कर दिया। ये सारे काम हम सीख चुके हैं। हम सब्सिडरी बुक्स के रूप में कैश बुक को सीख चुके हैं, परचेज बुक को सीख चुके हैं, सेल्स बुक को सीख चुके हैं, जर्नल एंट्रीज को सीख चुके हैं, लेजर्स भी सीख चुके हैं, अकाउंट बनाना सीख चुके हैं, डेप्रिसिएशन सीख चुके हैं, सीख चुके हो। उन सब में गलतियां भी कर चुके हो, और उन गलतियों को ठीक करना भी सीख चुके हो रेक्टिफिकेशन के रूप में। ये सारे काम हमारे रूटीन जॉब करते रहे, हर महीने कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं। एंड में आता है फोर्थ प्रोसेस, जो कि है समराइजिंग। आता है नहीं समराइजिंग, आज आप उस स्टेप पर आ गए हो। और हमारी क्लास 11th समराइजिंग पर आकर के रुक जाएगी। समराइजिंग के आगे का प्रोसेस क्या होता है, इंटरप्रेटिंग, है ना। इंटरप्रेटिंग वाला प्रोसेस हम कुछ पार्ट 12th क्लास में सीखेंगे, पूरा वो भी नहीं सीख पाएंगे। कुछ पार्ट, एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नाम से बुक आएगी हमारी, थर्ड बुक, उसमें कुछ पार्ट हम सीख जाएंगे जो कि इंटरप्रेटिंग है। हम डिसीजंस लेते हैं, निकालते हैं अपना समराइज करके, ठीक है। अब 11th क्लास में हमें सिर्फ समराइजिंग तक का प्रोसेस समझना है, ठीक है। और समराइजिंग के प्रोसेस पर अब आज आप आ गए हो, जो कि आपको इस चैप्टर में सिखाया जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब समराइजिंग का मतलब क्या होता है, आपने पूरी मेहनत कर ली है, पूरे साल अकाउंटिंग कर ली है, पूरे साल अकाउंटिंग करने के बाद समराइजिंग किस दिन होती है, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर का मतलब कौन सी डेट को, 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च को आपको ये सारी कहानी करनी है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। और इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। आज हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे और बड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं ना ये नहीं चाहता कि आप लोग ना इस चीज को रट लो। The most important thing in the 11th class is this chapter. 18 और 19 चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा होगा आपके एग्जाम में, जो फाइनल एग्जाम्स होंगे सबसे ज्यादा। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा, जो सबसे भारी भरकम महंगा क्वेश्चन जिसको कहते हैं, वो चैप्टर नंबर 19 से होगा। और ये बात समझ में, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बनाएंगे, विद एडजस्टमेंट्स भी होंगे इसमें कुछ, ठीक है। तो वो हम चीजें सीखेंगे आगे जाकर के। आज हम पहले शुरुआत कर रहे हैं किससे, ट्रेडिंग अकाउंट। मैं ना सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट बता दूं। अच्छा, एक मजे की बात और बताऊं इस वाले चैप्टर में, अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं भी आता ना अभी तक अकाउंटिंग, तो भी ये चैप्टर यहां से स्टार्ट करके आप अच्छे से सीख सकते हो। तो पिछले किसी भी चैप्टर में आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं भी है, तो भी आप इस चैप्टर को अच्छे से सीख सकते हो,
ठीक है, तो दिमाग खोल लो आराम से। जो ब्लॉकेज है ना आपके दिमाग के अंदर, ये कि मेरे को मुश्किल लग रहा है, मेरे को आ नहीं रहा है, तो अब नहीं, ऐसा मत सोचो। आज का चैप्टर आपके लिए बिल्कुल एक फ्रेश चैप्टर है, जिसकी शुरुआत ही यहीं से होती है। ठीक है, ध्यान दोगे तो बहुत मजे से समझ में आएगा। अच्छा लग सकता है आपको क्लास, अगर आपने फोकस किया तो। चलो, ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहा था मैं। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है बेटा, आप सिंपल सा एक अकाउंट बनाते हो, और ये जो अकाउंट बनेगा उसके यही 4 कॉलम्स ही बनाने हैं आपको एग्जाम में भी। ठीक है, नॉर्मली हम जब लेजर बनाते हैं तो उसमें टोटल 6 कॉलम्स बनाते हैं ना, 6 या 8 कॉलम्स। आपको इसमें कितने बनाने हैं, सिर्फ 4 कॉलम्स बनाने हैं। 4 कॉलम्स में से ये हो गया हमारा क्या, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये कौन सी साइड है, क्रेडिट, और ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड। और ये किस दिन बन रहा है, एंड ऑफ द ईयर। तो अब जहां मैंने ट्रेडिंग अकाउंट लिखा उसके नीचे एक लाइन और लिख देंगे हम बाद में, अभी जब हम आगे डिस्कस करेंगे, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च जो सा भी साल है, उसके नीचे एक लाइन और आ जाएगी, जैसे कि नॉर्मल हमारा लेजर का फॉर्मेट होता है वैसे लिखेंगे। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर क्या है, सबसे पहले ना आपको हर अकाउंट के नेचर के बारे में पता होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर क्या है बेटा, अगर मैं नेचर की बात कर रहा हूं आपसे, तो मैं आपसे वो जो ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझे थे आपने, जिसमें हमारा कौन सा रियल अकाउंट था, नॉमिनल अकाउंट था, और वो था कौन सा, पर्सनल अकाउंट था, उसमें से कौन सा ये, तो आपको याद नहीं है इसका मतलब। चलो मुझे एक बात बताओ, रियल अकाउंट कौन से होते हैं, जो कि सारे एसेट्स होते हैं, वो सारे क्या है हमारे, रियल है, एक्सेप्ट बैंक और डेटर्स। याद आया। हमारे पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं, जो पर्सन के नाम से हो रहे हैं, कंपनियों के नाम से हो रहे हैं, वो सारे हमारे पर्सनल अकाउंट होते थे। और नॉमिनल नेचर के अकाउंट कौन से होते थे, नॉमिनल नेचर के अकाउंट कौन से होते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बात करूं नॉमिनल नेचर के अकाउंट का, तो क्या होता था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यही होता था। याद रखा करो भाई, अब एग्जाम पे आने वाले, ये फिर जरूरत पड़ने वाली है, राइट। चलो कोई बात नहीं। अब ये जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ये भी एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। किस नेचर का है, नॉमिनल। याद रखना है, किस नेचर का है, नॉमिनल। नॉमिनल नेचर का कोई भी अकाउंट होगा तो उसमें डेबिट में क्या आएंगे, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट में क्या आएंगे, इनकम्स और गेन्स। कोई भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट होगा। नॉमिनल नेचर का रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फिर से रिपीट करते हैं, क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो बस वही चीज यहां पे अप्लाई करनी है हमें। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे वो डेबिट करने हैं, जितने भी गेन्स और इनकम्स होंगी वो क्रेडिट करनी है। काम आसान है। ठीक है, अब इसका ना एक छोटा सा फॉर्मेट है, मैं वो लिख रहा हूं और फिर उसको एक बार करके डिस्कस करते हैं। आप चाहो तो साथ साथ लिख सकते हो, और नहीं तो पहले समझ लो, बाद में नोट कर लेना, जैसा मर्जी कर लो। सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड में यहां पर 2 से शुरू करेंगे, राइट। अब 2 और बाय नॉर्मली अब हम लोग नहीं लगाते हैं, अभी प्रैक्टिस में नहीं है, क्योंकि उसका कोई खासा इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन आपकी 11th क्लास में आपके लिए मैंडेटरी रखा गया होगा स्कूल में, तो आपको लगाना है। ठीक है, 12th का 12th में देखेंगे, 11th में आपको लगाना है। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, जितना भी ओपनिंग स्टॉक है हमारा वो यहां पर पहले डेबिट हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है बेटा, वो स्टॉक जो मुझे इस साल के स्टार्टिंग में पिछले साल से मिला था, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। ये पता है हमें, यानी हमारे पास कुछ माल है अभी बेचने के लिए, सामान है अभी, गुड्स है हमारे पास बेचने के लिए, दैट इज आवर ओपनिंग। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है कि पूरा साल काट दे इसमें, तो इसलिए हमने और क्या किया, परचेज करा। तो यहां पर क्या आ गया, टू परचेज। जितनी भी परचेजेस होंगी वो मैंने यहां लिख दी, यहां पर अमाउंट आ गया इसका, इसमें से लेस कर दिया क्या, परचेज रिटर्न। अगर आपने कुछ परचेज करके रिटर्न किया होगा तो वो लेस हो जाएगा, इसमें से जो अमाउंट आएगा वो आपने यहां लिख दिया। ये इसको बोलते हैं नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मतलब होता है परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। आगे बात समझ में, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न इज कॉल्ड नेट परचेजेस। ये परचेजेस डाल दिया। इसके साथ साथ अभी देर की बात भी कर लेते हैं, दोनों को पैरेलल लेकर के चलते हैं। यहां पर आप डाल दो बेटा सेल्स, यहां डाल दो आप
सेल्स, जितना भी सेल्स हुआ, हाँ बाय लिखेंगे, सॉरी टू नहीं लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, बाय सेल्स। और बाय सेल्स इसमें से लेस क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न। इसको और सेल्स रिटर्न को लेस करने के बाद जो ये वैल्यू है, ये क्या आ गई, नेट सेल्स। ये क्या आ गई, नेट सेल्स। ये नेट परचेजेस और ये नेट सेल्स। बात समझ में आ रही है। साथ ही साथ यहां पर एक और चीज डलेगी जो कि होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, जितना भी क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्वेश्चन बताएगा वो हम लोग यहां पर डाल देंगे। डन, यहां पर इतनी बातें समझ में आ गई। इसके साथ साथ यहां पर ना एक चीज और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हो गए हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो हम लोग यहां पर लिस्ट कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब हुआ ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन में हो रहे हैं, फैक्ट्री में हो रहे हैं, उनको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे खर्चे आ सकते हैं, जैसे कि आपका कैरेज का आ जाएगा, वेजेस का आ जाएगा, फैक्ट्री में पावर यूज होती है, फ्यूल यूज होता है, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो सारे यहां पर एक्सपेंसेस आ जाएंगे। इतना करने के बाद आपको इस अकाउंट को क्लोज कर देना, बस इस अकाउंट में इतना ही काम है, इतना ही छोटा सा ही अकाउंट है बस ये। ठीक है, जब हम लोग इसको टोटल करते हैं, बैलेंसिंग करना आपको सबको आता ही है, आता है ना सबको, तो आपने देखा कि कौन सी साइड बड़ी है, जोन सी साइड बड़ी है उसका टोटल दोनों तरफ लिख दिया जो लेजर में आपने सीखा था, और एक बैलेंस आ गया। मान लो बैलेंस यहां बच गया, ये बैलेंस यहां बच गया, तो ये बैलेंस हमारे लिए क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, प्रॉफिट। और इसको हम लोग कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हुआ, आपने सबसे पहले बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने का फायदा क्या है, यानी क्यों बनाया जा रहा है, पर्पस क्या है, ताकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल सके। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर आपकी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो क्या होगा, बैलेंस यहां बचेगा यानी प्रॉफिट। लेकिन अगर आपने एक्सपेंसेस ज्यादा किए हैं, इनकम कम है, तो बैलेंस यहां बचेगा, तो क्या होगा, ग्रॉस लॉस। समझ में आ गई बात। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हुआ ये, देखो, हाँ चलो अच्छा है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, ये बता देता हूं एक बार। आपने शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक मिला था आपको इस साल के, उसके साथ साथ आपने और भी कुछ परचेजेस कर ली, ये सारा गुड्स हो गए हमारे पास। पूरे साल में जितनी परचेजेस करी उसका टोटल यहां पर आ चुका है। अब जरूरी तो नहीं है ना मैंने सारा माल बेच दिया होगा साल के एंड में 31 मार्च को, इसमें से जितना सामान अभी नहीं बिका, जितने गुड्स अभी नहीं बिके, अनसोल्ड है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। यानी अभी हम आगे लेकर के जाएंगे, आगे बात समझ लें। हाँ, ये वो है जो अनसोल्ड गुड है, अभी बेच नहीं पाए हम, हाँ वो क्लोजिंग स्टॉक के नाम से ही जानते हैं हम उसको। ठीक है, आगे बात समझ में, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर हो गया, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक भी समझ में आ गया है और क्लोजिंग स्टॉक भी समझ में आ गया। इसमें से कोई भी ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो, सबको क्लियर है, पक्का, ठीक है। ये तो हो गए बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और हमने उससे क्या निकाल लिया, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। दूसरी तरह के एक्सपेंसेस होते हैं कौन से, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, आपको ना अगर एक्चुअल में अच्छे से इस चैप्टर को करना है, इसको और नेक्स्ट वाला, यानी 18 और 19 दोनों कनेक्टेड है। मैंने 18 चैप्टर शुरुआत है, 19 चैप्टर उसका इंटरवल के बाद वाला कंक्लूजन, जो मजेदार वाली मूवी होती है वो है। ठीक है, तो अगर आपको इंटरमिशन के बाद वाले चीज को इंटरेस्टिंग बनाना, तो पहले वाले को स्ट्रांगली समझना पड़ेगा कि क्या हुआ था, राइट। तो आपको पहले 18 नंबर चैप्टर बताना है, उसको फिर आगे बढ़ाने के लिए 19 पे लेकर के जाएंगे, सेम ही चैप्टर, हम इनको क्लब भी कर सकते हैं। इसमें एडजस्टमेंट्स नहीं होती, उसमें एडजस्टमेंट्स और ऐड हो जाएंगी, इतना फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलो आज ना, अगर आपको इस चैप्टर को ढंग से सीखना है तो एक चीज पहले मास्टरी कर लो, वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डिफरेंस क्या होता है। इसको ना बहुत स्ट्रांगली समझ लो। आपको ना कोई भी नहीं बोलेगा कि इस चीज को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, बड़ा बेसिक चीज है, समझ लो, ऐसे ही हो जाएगा, हो तो जाएगा। 6, 7, 8 आइटम गिन करके रट लो, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। एक तो ये तरीका है, गिन करके उंगलियों में 7, 8 होंगे, उससे ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते डायरेक्ट, आप वो रट भी सकते हो, आप वो रट लो। उसके अलावा जोन सा भी आज उठा करके
इनडायरेक्ट वाले में डाल दो, इनडायरेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट आ रहे हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। आपको मैंने बोला अगर आप रटना चाहो तो 7-8 अकाउंट्स को रट लो, यहां डाल देना, बाकी के सारे वहां डाल देना, लेकिन मैं नहीं पढ़ाऊंगा भाई ऐसे। मैं तो आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ये एक्सपेंस डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट और क्यों है, ठीक है। आज हम वो बात समझेंगे, ठीक है। करें स्टार्ट। इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा या एक काम करते हैं, एक हम चार्ट टाइप बनाते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। चलो यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं एक नए पेज पर, और यहां पर ना शुरुआत करते हैं। अब मान के चलो थोड़ी देर के लिए कुछ एज्यूम करते हैं, आप एक बिजनेस नया स्टार्ट करने वाले, हम लोग मिलकर के एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब मैंने सोचा कि यार मैं एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करता हूं। कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें? मैंने सोचा कि मैं अपना एक कॉस्मेटिक का नया ब्रांड निकालता हूं। आजकल बड़ा ट्रेंड है, लड़के भी कॉस्मेटिक्स को यूज करते हैं, लड़कियां भी यूज करती हैं, और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है ना। नहीं कोई सनस्क्रीन सबको चाहिए, आजकल तो नाइट क्रीम का ड्रामा अलग हो गया, मॉर्निंग क्रीम का ड्रामा अलग हो गया, मेकअप लगाने के लिए क्रीम अलग, मेकअप उतारने की क्रीम्स अलग, है ना। तो भाई यही बिजनेस बढ़िया लग रहा है और लगाते ही लगाते हैं सब लोग। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च कर दूं। अब मैंने कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च करने के लिए सारा सेटअप करना शुरू किया, पैसा इकट्ठा किया, पहले उस पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब मैं सबसे पहले क्या किया, अब सुनना कहानी पूरी सुनना, पूरी कहानी सुनना। सबसे पहले मैं कहां गया? मार्केट में गया। देखो मेरे को बनाना नहीं आता, मुझे क्या पता कि यार वो कैसे बनेगा, क्या फॉर्मूला उसका बनाने का। वो सनस्क्रीन जो 50 SPF की आती है ना, 50 SPF की सॉरी, है ना। तो वो मुझे क्या पता क्या कैसी होती है, कैसे बनाते हैं, उसमें क्या डलता है। एक आता है जी विटामिन ई सीरम है, विटामिन सी सीरम है, पता नहीं दुनिया भर की कहानियां, वो कैसे बनती है मुझे नहीं मालूम। मैं गया मार्केट, मैं कहा मार्केट जाता हूं, कुछ वहां से सामान वगैरह का पता आइडिया हो जाएगा। अब जब मैं मार्केट गया ना, तो वहां पर तो भाई मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए थे, वो कह रहे बना बना करके दे देंगे, डब्बे आप ले आओ, उसमें पैक करके ले जाओ और बेचो, अपने नाम से बेचो, तो और ही बढ़िया। अब मैंने अलग अलग मैन्युफैक्चरर के पास या अलग अलग लोगों के पास जाकर के रेट पता किए मार्केट में। भाई मैं तो हैरान हो गया। एक बंदे ने बोला जी मैं आपको ये वाली क्रीम है, ये 150 रुपए में दे दूंगा, 500 रुपए में बिक जाएगी। एक ने बोला जी मैं आपको 450 रुपए में दूंगा, 900 रुपए में बिक जाएगी। एक ने बोला मैं 65 रुपए में दे दूंगा, जितने में चाहो उतने में भेज दो जितने में चाहो उतने में भेज दो, 65 रुपए की मत से ले जाओ। अच्छा डब्बे में पैक करके भी दे दूंगा, और बताओ 65 रुपए में दे दूंगा। सुन लो भाई, अब मैं हो गया कंफ्यूज, यार यहां पे तो लूट मची हुई है। एक बंदा 65 रुपए में देने के लिए तैयार है विद पैकिंग, और एक 450 रुपए लूंगा, डब्बा अपने आप लेकर के पैक कर लेना। नहीं होगा भाई हमसे, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने मार्केट में जाकर के एक एजेंट को कांटेक्ट किया। किसको कांटेक्ट किया भाई? एक एजेंट को कांटेक्ट किया। ये मेरा एजेंट है भाई, मैंने इस एजेंट को जाकर के कांटेक्ट कर लिया। मैंने उसको बोला, एजेंट कौन था? एजेंट उस मार्केट को समझता है, वो इस लाइन का एक एक्सपर्ट है। मैंने इसको जाकर के कांटेक्ट किया, मैंने कहा भाई दक्ष ऐसा है, मुझे ना ऐसे ऐसे अपना एक ब्रांड बनाना है, तो मुझे बता मैं क्या करूं। तो मुझे यार कोई ऐसा जुगाड़ बना दे, सुंदर सस्ता टिकाऊ वाला जो काम होता है ना, वो करना है मुझे। क्वालिटी भी अच्छी हो और प्राइस भी ज्यादा ना हो, ब्रांड मेरा चल जाए, रिटर्न आ जाए, कस्टमर एक बार लगाए दूसरी बार फिर मांगे। तो पैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन कम पैसों में काम करवा दे। दक्ष ने मुझे बोला ठीक है जी, मैं आपको सही माल दिलवा दूंगा। आप एक काम करो, आप ना अलग अलग जगह से माल लो, अब एक जगह से माल लो लूट लेंगे आप। इसने मुझे गाइड किया, आप अलग अलग जगह से माल लो और उसका फॉर्मुलेशन मैं आपको बता दूंगा, आप जाकर के उसको अपनी फैक्ट्री में मिक्स कर लेना और बॉटल्स में पैक करके चिप्पी लगाना उस पर अपने नाम की और बेच देना। इसने मुझे गाइड करा, और इस बात के लिए इसने मुझसे क्या मांगा? पैसा मांगा। ऑब्वियस सी बात है पैसा मांगेगा, तो मैंने एजेंट को कमीशन देनी। तो ये मेरा एजेंट है, मैंने इसको क्या दिया बेटा? इसकी कमीशन दी। ठीक है, तो मुझे माल देना, मैं कमीशन दे दूंगा। अब एटलीस्ट मुझे ये तसल्ली तो हो गई
जिसको जीरो नॉलेज है उसको एक ऐसा बंदा मिल गया पैसे दे करके जिसको नॉलेज है, अब मैं गलत सामान नहीं खरीद के जा रहा। अब मैंने ये सामान खरीदा, अब जब मैं ये सामान खरीदूंगा तो सामान खरीद कर कहां लेकर के जाऊंगा? अपनी फैक्ट्री में लेकर के गया। मैं ये सामान लेकर के गया कहां पर? फैक्ट्री में। मैंने एक अपनी फैक्ट्री भी बना रखी है, उस फैक्ट्री में सारी मशीनें लगा दी, ठीक है, मशीनें सेटअप वेटअप सारा कर दिया, एसेट वगैरह मेरे सब रेडी है, राइट। अब मैं फैक्ट्री में जब लेकर के यहां से यहां सामान गया तो मेरा कुछ किराया भाड़ा खर्च हो गया, जिसको मैंने क्या बोला? कैरेज खर्चा हुआ मेरा, कैरेज का किराया भाड़ा लग गया, चलो जो भी था लग गया। अब फैक्ट्री में आया, अच्छा हम बना क्या रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, यानी यहां पर खर्चों की बात करेंगे, इनकम की बात करेंगे ना, अभी फोकस इसी पे रखेंगे। फैक्ट्री में मेरे कौन कौन से खर्चे होंगे? एक मार्केट में जाकर के तो मैंने पहले तो ये किया, परचेज किया, वो सारे खर्चे हो गए। आप मुझे बताओ, अगर आप एक फैक्ट्री सेटअप करते हो तो फैक्ट्री में कौन कौन से खर्चे आ जाएंगे हमारे? मशीन तो एसेट है, एक्सपेंसेस बताओ भाई, एसेट नहीं एक्सपेंस। चलो ठीक है, आप समझ गए। आपने बोला कि रॉ मटेरियल, ठीक है, बिल्कुल सही है, रॉ मटेरियल मैं लेकर के आया हूं मार्केट से, तो फैक्ट्री के लिए तो लाया हूं। ये जो भी मैंने एजेंट के थ्रू खरीदा वो रॉ मटेरियल था, वो एक खर्चा हुआ मेरा, बिल्कुल सही बोला आपने। दूसरा खर्चा मेरे को हो सकता है इसका रेंट देना पड़े। अब यहां पर ना इलेक्ट्रिसिटी से काम नहीं होगा, यहां पर पावर से काम होगा, यहां पर हैवी मशीनरी चलनी है, तो वो ना अलग तरह से मिलती है बिजली बोर्ड से। वो ना इलेक्ट्रिसिटी जो घरों में डलती है वो नहीं होती, वो अलग से पावर वाला अलग से होता है, तो वहां पर मेरा पावर लगेगा। हो सकता है साथ में फ्यूल भी लगे कि डीजल वीजल लगेगा, क्यों? क्योंकि जनरेटर होंगे बड़े बड़े, मशीनरी बंद नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए, तो ये मेरे खर्चे हो गए। इसके बाद लेबर का खर्चा आएगा, क्योंकि वहां पर बैठ करके मैं तो नहीं बनाऊंगा, दुनिया भर की लेबर, मैंने 500 बंदे इकट्ठे कर लिए, बड़ा ब्रांड बनाएंगे यार, 500 बंदों से क्या होना है, 1000 बंदा इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब उन लेबर को क्या देना है? क्या देना है? वेजेस। ये लो जी, वेजेस पे कर लो जी, वेजेस भी पे करनी है। और क्या खर्चा होगा भाई इसमें? है मैन्युफैक्चरिंग के तो सारे एक्सपेंसेस हैं, चलो मिसलेनियस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को मान लेते हैं, जो भी मिसलेनियस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गए वो हो गए, ठीक है। और भी कुछ तरह के खर्चे होंगे, जैसे कि फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में हमें इंश्योरेंस कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा? हाँ जी, तो मैंने क्या करा दिया, इस फैक्ट्री का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, ये भी मेरा खर्चा हुआ, राइट। ये खर्चे हो रहे हैं सारे, ये सारे खर्चे जो हुए फैक्ट्री में, इन खर्चों के बाद अब ये माल बनना तैयार हो जाएगा, ठीक है। फैक्ट्रियां में अब लेबर भी आ गई है, मशीनरी भी है, रॉ मटेरियल भी उठा लाया मैं भाई की मदद से, और अब प्रोडक्शन शुरू हो गया। प्रोडक्शन होने के बाद सारा प्रोडक्शन हो गया, कार्टन वाटन में पैकिंग वैकिंग हो गई, अब उस सामान को कहां रखें? अब आप वेयर हाउस में रखेंगे। कहां रखेंगे? वेयर हाउस में। बहुत बढ़िया। तो फैक्ट्री से माल कहां चला गया? वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब मेरा गोडाउन है, गोदाम है, गोदाम में मेरा सामान जाकर के मैंने लोड करना है। अब फैक्ट्री से गोदाम में ले जाने के लिए भी कैरेज का खर्चा होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, किराया भाड़ा जितना भी लगेगा वो लगाना पड़ेगा। अब मेरा वेयर हाउस आ गया भाई, वेयर हाउस का खर्चा भी आएगा। वेयर हाउस में क्या खर्चा है? रेंट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल आएगा थोड़ा बहुत, और पानी का बिल भी इधर भी आएगा इधर भी आएगा, वाटर बिल भी लिख लो, चलो वाटर इधर भी लगेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत पानी का बिल इधर भी आ जाए, चलो वैसे आएगा इधर कम ही, चलो पीने के लिए कोई 20 रुपए की बोतल आएगी। और कोई खर्चा होगा यहां पर? नहीं। स्पेसिफिक खर्चे बताओ यहां पर। क्या वेजिस का खर्चा है? हाँ जी होगा। सिक्योरिटी गार्ड नहीं बिठाओगे बाहर में सामान की रक्षा करने के लिए? नहीं, वो वेजिस होती है, वो जो लोग होते हैं वो वेजिस लेते हैं, तो मैंने इसको क्या दी? वेजिस दी। एक दो बंदे यहां पर परमानेंटली रखने पड़ेंगे मुझे ध्यान रखने के लिए, चौकीदार वकीदार सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, तो उनको मैंने क्या दिया? वेजिस। इससे ज्यादा खर्चे मैं इसमें करूंगा नहीं, है कि नहीं। चलो फैक्ट्री का सामान इधर से वेयर हाउस में शिफ्ट हो गया। अब मुझे बताओ, अब मेरा कस्टमर फैक्ट्री से खरीद कर लेकर के जाएगा या गोदाम से खरीद के लेके जाएगा? कस्टमर जो आएगा वो फैक्ट्री से खरीदेगा या वेयर हाउस से खरीदेगा?
दोनों में ही नहीं जाने वाला। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक बड़ी सी शॉप खोलनी पड़ेगी। तो भाई तीसरा खर्चा आ जाओ। मैंने क्या किया? शॉप खरीदी, मैंने शॉप ले ली एक, ठीक है। अब शॉप के खर्चे भी तो होंगे, एक एक करके जरा शॉप के खर्चे लिखने शुरू करते हैं। शॉप का भी क्या जाएगा? रेंट। शॉप में भी क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्यों भाई? यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा ही जाएगा, क्योंकि शॉप में तो एकदम लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया प्रॉपर तरीके से करनी होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा जाएगा। इसके यहां पर भी चलो पानी का खर्चा, पीने वाले पानी का खर्चा तो एटलीस्ट होगा ही होगा। टेलीफोन का खर्चा होगा। इसमें वेजिस होगी क्या? हाँ जी होगी। किसकी वेजिस है बताओ? जो वेजिस होगी ये कौन लेगा? लड़के। कौन से लड़के? जो रखोगे बेचने के लिए लड़के कौन रखते? कॉस्मेटिक की दुकान है, लड़कियां रखूंगा। अच्छे से सुंदर सुंदर सी लड़कियां साड़ी वाड़ी पहन करके बैठेगी, तभी तो कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगी। अरे यार कारण बहुत हो रहा है, अब शांति से सुन ले। हाँ भाई क्या करेंगे? यहां पर तो आपने आपने भी नोटिस किया होगा, ज्यादातर कॉस्मेटिक शॉप्स पर जो सेल्स के लिए होती है वो सेल्स गर्ल्स होती है ना, लड़कियां होती है। साड़ियां वाड़ियां पहनी, अगर अच्छी कोई ब्रांडेड होगी तो एक जैसी साड़ियों में होंगी सारी, ड्रेसअप होता है उनका, एक ड्रेस कोड होता है, राइट। तो मैंने वहां पर उन लड़कियों को वेजिस भी देनी होती। वो क्या लेती है भाई? वो सैलरी। तो यहां पर मेरा सैलरी का एक्सपेंस बढ़ गया। हाँ जी बिल्कुल। यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ेगी। और क्या खर्चा है यहां का? जल्दी से बताओ। शॉप में और क्या खर्चा है? वो तो एसेट हो गए बेटा, एसेट की बात नहीं कर रहा, एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं। है? अच्छा पुलिस वालों की कमीशन हो गई, टैक्सीज हो गए, ये सारी कहानियां हो गई। चलो वो भी वो तो हम यहां पर नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा वो कहां करेंगे। वो मैं बताऊंगा पुलिस वालों को कहां बुलाएंगे। इंश्योरेंस होगा। हाँ जी होगा, बिल्कुल होगा। वेयर हाउस में भी लिख दो इंश्योरेंस। ये लो, ये इंश्योरेंस तो हर जगह का कराना पड़ेगा मुझे। वेयर हाउस में भी इंश्योरेंस हो गया। और ये देखो ये सारे खर्चे हो रहे हैं, ये सारे खर्चे हो गए। अब आप इस पूरे 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 वेंचर के आप मालिक को मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये आपने कोलैबोरेशन किया मेरे साथ और आप भी मालिक बन गए थोड़ी देर के लिए, हमने एक वेंचर बना लिया। अब आप एज ए ऑनर कहां बैठोगे? आप फैक्ट्री में बैठना पसंद करोगे, गोडाउन में बैठना पसंद करोगे, या शॉप में बैठना पसंद करोगे? कहां पर भाई? मैं तो भाई तीनों में से किसी जगह पर नहीं बैठूंगा। मैं तो अपना एक पर्सनल अलग से ऑफिस लूंगा, बढ़िया सी लोकेशन पर। बॉस होना यार, समझो बड़े ब्रांड का बॉस हूं, ऐसे थोड़ा सुन यार ये बात। एसी भी करते, एसी करते। अब मैं ऑफिस में बैठूंगा तो अब ऑफिस का भी क्या होगा? रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, यहां पर भी टेलीफोन का बिल आएगा। बस ध्यान से, टेलीफोन है, चाय पानी के लिए एक पेन होगा, ठीक है। सफाई करने वाले होंगे, बस सफाई करने वाले होंगे, उनको क्या देना है? वेजिस। हाँ वेजिस मैंने यहां पे भी लिख दिया, सफाई करने वाले वेजिस यहां पर भी लेंगे, ठीक है। ये सारे होंगे। इसके अलावा यहां पर मेरी क्या जाएगी? सैलरीज जाएंगी या नहीं जाएगी? होगा ना। यहां पर तो बहुत सारा बिठाऊंगा मैं, जितने भी मैं सीए हायर करूंगा, जितने भी अकाउंटेंट, उनकी पूरी टीम बनाऊंगा। 4-5 सीए होंगे, 10-12 अकाउंटेंट्स होंगे उनके नीचे। बड़ा बिजनेस है ना, ऐसा मैनेज करना है। हाँ कुछ एक मेरे लिए वो भी होंगे, बाउंसर वाउंसर भी रखूंगा, है ना, बॉडीगार्ड्स, ठीक है। तो उन सबको क्या देना पड़ेगा? सैलरी देनी पड़ेगी, डेली सैलरी। अच्छा और क्या खर्चा होगा इसमें? वो जो आप कह रहे थे पुलिस वाला आएगा, फलाना आएगा, वो कहां जा रहा है? वो कभी कभी जा रहा है फैक्ट्री, कभी जा रहा है गोडाउन में, कभी जा रहा है शॉप। वो सारे के सारे जाओ जी बाबूजी वहां बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए हैं? ऑफिस में। तो पुलिस वाले बाबूजी के पास आएंगे, बाबूजी ने क्या किया? ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल दिया। और मैं यहां पर ब्राइब अकाउंट तो नहीं बना सकता ना, तो मैंने उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल दिया। आगे मेरी बात समझ में?
आगे बात समझ में, पक्का समझ में आ गई। इसका भी क्या कराऊंगा, इंश्योरेंस, इसका भी कराऊंगा, ऑफिस का भी। बड़ी इंपॉर्टेंट फाइलें पड़ी है मेरी। आ रही है बात समझ में। अब मुझे एक चीज बताओ, ये सारे खर्चे हमने समझ लिए, इसमें से डायरेक्ट खर्चे कौन से हैं और इनडायरेक्ट खर्चे हैं, इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? डायरेक्ट कौन से खर्चे हैं? बहुत बढ़िया। सुन ले भाई, सुन। यहां से लेकर के यहां तक के जितने भी खर्चे हैं ना, वो कौन से खर्चे हैं? वो मेरे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्या है? डायरेक्ट। और इसके बाहर जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे क्या है? इनडायरेक्ट। अभी बात समझ में सबको? अभी माइंड में कंफ्यूजन आ गया होगा? नहीं आया तो इसका मतलब तुम सीख नहीं रहे, तो तुम मस्ती कर रहे हो। अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन आ गए तो इसका मतलब आप समझ रहे हो। आ गया क्वेश्चन? अब आ गया। वेजेस हर जगह है, सैलरी भी हर जगह पर है। अच्छा, यहां पर सैलरी होगी या नहीं होगी? क्या यहां पर सैलरी लिखूं या ना लिखूं? क्यों ना लिखूं? फैक्ट्री मैनेजर है, फैक्ट्री सुपरवाइजर है, वो थोड़ा वेजेस लेंगे। वो तो फैक्ट्री को मैनेज कर रहा है, फैक्ट्री को सुपरवाइज कर रहा है, लेबर से काम करा रहा है बंदा, टाई शाई पहन के आता है सुबह, रोब झाड़ता है लेबर्स के ऊपर, सैलरी वाला बंदा है। सैलरी तो मेरी यहां पे भी जा रही है। आ रही है मेरी बात समझ में? अभी शांति से बैठे रहो। अब मुझे ना यहाँ पे डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो सर आपने बोला जो यहां पर लिखा है वो डायरेक्ट है, तो वेजेस यहां पे भी लिखा है, वेजेस यहां पे भी लिखा है, वेजेस यहां पे लिखा है, वेजेस यहां पे भी लिखा है। फिर आपसे मैंने पूछा, अच्छा चलो रेंट बता दो यार, वेजेस नहीं बता पा रहे, तो सर रेंट तो सबका ही है। अच्छा चलो सैलरीज बता दो, सैलरी तो बता दो, इंश्योरेंस भी तो सब में है सर। अब दिक्कत है ना। अब ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम सर, ये तो आपने गलत पढ़ा दिया, आप वो 8 ही बता दो, वो याद कर लेंगे। इससे तो बेटर वो 8 बता दो, वो याद कर लेंगे। अब समझ लो, अब ध्यान से समझना, आपको आइडेंटिफाई कैसे करना होता है। आपको ना सबसे पहला काम क्या करना है, जिस भी खर्चे को आपको एनालाइज करना है उसका वेट देखना क्या है, वेटेज देखना है, वेट। थोड़ी देर के लिए मान लो तरण है, ठीक है, मैंने कहा तरण तू तो बढ़िया लड़का है, तू फाइट वाइट भी कर लेगा, मैंने देखा है तेरे को, तू मार मुड़ देगा किसी को, तेरी फाइट करानी है मुझे। सर जी बताओ जरा, बताओ पीटना किसको है। मैं लेके चला गया उसको रिंग में, सामने खड़ा था खली। क्या फाइट करेगा ये? वेट किसका ज्यादा है या नहीं? उड़ा देगा एक ही बार में, इनमें से कोई भी जाएगा, उड़ जाएगा, है ना। माधव अच्छा क्रिकेट खेलता है मुझे मालूम है, लेकिन मैंने माधव को बोला, माधव मैं तेरा एक मैच कराता हूं 1-1। तेरी टीम जो संडे को तुम सुबह खेलते हो और इंडियन टीम जो अभी ऑस्ट्रेलिया गई हुई है जायसवाल वाली, खेल पाओगे? ट्राई तो करेगा ना, लेकिन जीतने के चांसेस किसके हैं? ऑब्वियस सी बात है, प्रोफेशनल है यार, हमें टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, ऐसी बात नहीं कि हम जीत नहीं सकते, लेकिन अभी चांसेस किसके हैं? उनके हैं। तो इसका मतलब वेट किसका ज्यादा है, वेटेज किसका है? उसका। इसी तरह से आप मुझे बताओ, वेजेस का खर्चा सबसे ज्यादा कहां पर है? अब ये एक जगह पर है, ये 3 जगह पर है, ध्यान से सोच करके बताना। ये एक जगह पर वेजिस है, यहां 3 जगह की वेजिस है, तो आप मुझे बताओ वेजिस का खर्चा ज्यादा कहां पर होगा? फैक्ट्री में होगा। क्यों ज्यादा होगा? यहां पर जो वेयर हाउस में एक बंदा बैठा सिक्योरिटी गार्ड वाला, या 2 बैठे होंगे, दिन रात की ड्यूटी अलग अलग कर रहे होंगे। ऑफिस में एक पीएन होगा, एक सिक्योरिटी गार्ड होगा, 2 पीएन हो जाएंगे, 2 सफाई वाले हो जाएंगे, 5 बंदे मैक्सिमम। शॉप में भी ऐसी 4-5 बंदे, यहां पर तो 1000 बंदा काम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा वेजेस का खर्चा कहां हो रहा है? फैक्ट्री। तो वेट किस तरफ ज्यादा हुआ? फैक्ट्री का। अब आगे बात समझ में, तो इसका मतलब वेजेस क्या हुआ?
डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब आगे बात समझ में। अब बताओ जरा रेंट की बात। रेंट मेरा हर जगह का है, इसका भी रेंट है, इसका भी रेंट है, इसका भी रेंट है, इसका भी रेंट है। तो भाई वेट किस तरफ ज्यादा है? रेड रेड सर्कल के अंदर रेंट ज्यादा है, रेड सर्कल के बाहर। अच्छा, फैक्ट्री का स्पेस क्या छोटा हो सकता है? नहीं। फैक्ट्री का तो ह्यूज स्पेस चाहिए, बड़ा स्पेस चाहिए। लेकिन मेरे ऑफिस का स्पेस, एक कैबिन छोटा सा जैसे बोला, वो चल जाएगा, काफी है मेरे लिए। एक आध कोई कस्टमर आएगा, कभी मिल लेगा, मुझसे बैठ के चाय वाय पी लेगा मेरे साथ, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करना। ऐसे ही शॉप की बात कर ले तो शॉप क्या थोड़ी सी इतनी बड़ी शॉप हो जाएगी जितना बड़ा हमारा ये वाला रूम है। इससे बड़ी शॉप भी क्या कर लोगे? थोड़ी और बड़ी कर लो, चलो ऑफिस भी साथ में मिला लो। इससे बड़ी शॉप तो नहीं चाहिए। वेयर हाउस तो फिर भी बड़ा चाहिए, वेयर हाउस तो चाहिए ना बड़ा। लेकिन फैक्ट्री में तो मशीनें भी लगनी है, लेबर भी घूमनी पड़नी है। वेयर हाउस में अगर डब्बे पर डब्बा चढ़ा दिया कि रूम में बहुत सारे आ गए, उतना बड़ा भी नहीं चाहिए वेयर हाउस। अब आप मुझे एक चीज बताओ जल्दी से कि आपको क्या लगा रेंट कहां का ज्यादा है? फैक्ट्री का ज्यादा है? नहीं है। रीजन बताता हूं क्यों नहीं है। फैक्ट्री को मुझे अगर मैं कहीं अंदर भी लेके चला जाऊंगा, अंदर की लोकेशन से भी लेके चला जाऊंगा, तो कोई नहीं पूछने वाला आपकी फैक्ट्री कहां है। लेकिन जो मेरी ये जो शॉप है ना, ये बड़ी प्राइम लोकेशन पर चाहिए। आ रही है मेरी बात समझ में? ऐसी प्राइम लोकेशन पर जहां पर अच्छे लोगों का आना जाना हो। और बाहर जब अच्छी लोकेशन पर मैं कोई भी शॉप लेता हूं तो उसका रेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। आ रही है मेरी बात समझ में? बात समझ में आई? वेयर हाउस और फैक्ट्री थोड़े से बड़े हो सकते हैं, चाहे शॉप छोटी ही होगी, लेकिन रेंट किसी भी सूरत में उसका ज्यादा ही होगा। आज मैं इसको शॉप का नाम दे रहा हूं, कल को मैं इसको शोरूम का नाम भी दूंगा, और जब मैं शोरूम का नाम दूंगा तो वो और बड़ा हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? समझ में आ गई बात? तो रेंट का वेट कहां ज्यादा हुआ? रेड सर्कल के बाहर। तो इसका मतलब ये रेंट क्या हुआ? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। आगे बात समझ में? सैलरी बताओ किस तरफ ज्यादा है? सैलरी बताओ रीजन के साथ, रीजन के साथ चाहिए मुझे, अब याद नहीं करना। यहां पर तो भाई एक फैक्ट्री मैनेजर, एक सुपरवाइजर की सैलरी है, बाकी दुनिया भर की लड़कियां साड़ी वाड़ी पहन के तो ये बैठेंगी। वो जो सीए वाले लोग होंगे वो तो मोटी सैलरी लेंगे, वो जो अकाउंटेंट होंगे वो तो ठीक ठाक की सैलरी लेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? तो सैलरी का वेट कहां ज्यादा है? लाल सर्कल के बाहर। तो ये कौन सा हुआ? इनडायरेक्ट। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहां का खर्चा है? इनडायरेक्ट है, क्योंकि इंश्योरेंस का कुछ लेना देना नहीं है मेरी फैक्ट्री से। देखा जाए तो ये किसका काम है? ये ऑफिस वालों का काम है। ये इंश्योरेंस ये करवा रहे हैं, मजदूरों को जरूरत नहीं हो, कह रहे मत कराओ जी, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो हमारी वेजी से मतलब है। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है। अगर आग लगेगी भी तो सर मरेंगे तो हम ना, तुम्हारा क्या है? तुम इंश्योरेंस कराओ ना कराओ, फायदा तुम्हारा ही है इंश्योरेंस कराने का, तो उनको कोई जरूरत नहीं है। तो इंश्योरेंस क्या हुआ? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। अच्छा चलो, बस 3 चीजों करके क्लास खत्म कर रहा हूं, सिर्फ 3 चीजें करके क्लास खत्म कर रहा हूं, 3 एग्जांपल के साथ क्लास खत्म कर रहा हूं। पहला आ गया कैरेज इनवर्ड। रुक जाओ, अभी तुम बोलो कुछ मत, अभी पहले मेरे को लिख लेने दो। मैंने बोला कैरेज आउटवर्ड्स, और फिर मैंने बस ये 2 लिखता हूं पहले, फिर तीसरा बाद में लिखता हूं। पहले मुझे बताओ कैरेज इनवर्ड का मतलब किस किस को नहीं मालूम? कैरेज इनवर्ड क्या होता है किस किस को नहीं मालूम? कैरेज इनवर्ड मालूम है भाई क्या होता है? तो हाथ को बड़ा कर दे। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है किराया भाड़ा, वो किराया भाड़ा जो मार्केट से फैक्ट्री में लाने में खर्च हुआ, दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड कौन सा खर्चा हुआ? डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। बात समझ में आई? कैरेज आउटवर्ड का मतलब हमेशा यही होगा, फैक्ट्री के बनने के बाद जो फैक्ट्री से बाहर जा रहा है सामान, उसे कहते हैं कैरेज आउट। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। आगे बात समझ में? लास्ट क्वेश्चन आपसे, लास्ट क्वेश्चन क्या है? कैरेज, सिर्फ कैरेज लिखा है ना, इनवर्ड लिखा है ना, आउटवर्ड लिखा है। अब ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। कैसे इनडायरेक्ट बताओ? नहीं है, तुम्हारा लॉजिक खराब है। अब इनडायरेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट ही जाएगा।
अरे वो तो रट के कर लिए 5 पॉइंट, रीजन बता दे क्यों है भाई डायरेक्ट। रट लिया ना, रीजन क्या है, माना जाता है, क्यों क्यों माना जाता है। अकाउंट्स में ऐसा कोई नहीं लिखा कि मान लो, मैं रीजन के साथ बता देता हूं, कोई बात नहीं। देख अपनी नॉलेज को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर, अच्छा दिमाग है, बहुत बढ़िया है। अब ना इसको कॉन्सेप्चुअली लेकर के जा बेटा, बहुत बड़ा बहुत आगे जा सकता है, समझ लो, ध्यान से समझ लो। आप मुझे बताओ मेरी फैक्ट्री और वेयर हाउस में कितना डिस्टेंस होगा। कहने का मतलब है अगर मान लो मैंने फैक्ट्री यहीं कहीं आसपास में, मान लो चंदन नगर लगा दी, चंदन नगर अंदर घोंडली में कहीं पे सस्ती जगह मिल रही थी बड़ी सी, मैंने वहां पे लगा दी। फैक्ट्री लगानी है, लेबर अपनी साइकिल लेकर पहुंच जाएगी वहां पे, जहां मर्जी जाए अंदर अंदर चली जाएगी। वेयर हाउस में कितनी देर रखूं, वेयर हाउस को मैं यहां पर रख दूं, क्या नाम, ये करनाल में, करनाल नहीं, आसपास भी रखना पड़ेगा, वहीं आसपास में कोई वेयर हाउस रखूंगा। ये बात समझ में आई। अच्छा चलो, तो मेरे ये दोनों पास पास में है। अब यहां से यहां पर जब मैं ट्रांसफर करूंगा गुड्स को तो ज्यादा खर्चा आएगा। मैं रिक्शे वालों को बोलूंगा भैया लाद लाद करके ले जाओ, वहां पर पहुंचा दो डब्बे, हो जाएगा सस्ते में काम। अच्छा मुझे बताओ अगर मेरा फैक्ट्री वेयर हाउस इस एरिया में है तो मैं अपनी शॉप को कहां रखूं, कहां पे रखूं बताओ। शॉप थोड़ी सी दूर, मेरे को मेन मार्केट में रखनी है। अच्छा चल मैं लक्ष्मी नगर में चला जाऊं, मेन विकास मार्ग पर बढ़िया से लोकेशन पर, अच्छी रहेगी जगह, बढ़िया है ना, वहां पर आएंगे, बहुत सारा क्राउड आता है। ठीक है, तो मैंने अपनी शॉप को कहां रखा, लक्ष्मी नगर में रख दिया, वेरी गुड। अपना ऑफिस में कहां रखूं, मैं अपना ऑफिस तो दुबई में रख लूं, दुबई में नहीं, लंदन नहीं, आसपास में रखूंगा। कहां रखूं, ये V3S के आगे जो सारे वो कमर्शियल वो है उसमें एक बढ़िया सा ऑफिस निकाल लूं, ताकि कोई बड़ा कस्टमर आए तो उसकी पार्किंग वार्किंग का भी स्पेस हो, वो ठीक रहेगी लोकेशन। तो कुल मिलाकर के मेरे ये सारी लोकेशंस आसपास में ही है, ध्यान से सुनो बस, एंड ओरिजिनल क्लास, ये सारी लोकेशंस आसपास में ही है। इधर से इधर सामान, इधर से इधर सामान, इधर से इधर सामान शिफ्ट होने में कोई ज्यादा खर्चा तो नहीं आएगा। लेकिन ये जो मार्केट है भाई, ये जो मार्केट है, क्या ये गीता कॉलोनी में है? तो ये मार्केट तो कहीं से भी हो सकती है। हो सकता है कि मुझे कुछ माल गुजरात से मिल रहा हो, कुछ माल लेने के लिए मुझे महाराष्ट्र जाना पड़ रहा हो, कुछ माल मैं चाइना से मंगा रहा हूं। अब बताओ मुझे सामान को लाने में ज्यादा फ्रेट या कैरेज लगेगा, या हमारे आपस के 4 लोकेशंस में शिफ्ट करने में ज्यादा खर्चा आएगा। समझ में आ गई बात। मार्केट क्योंकि बहुत दूर हो सकती है, इसलिए मार्केट से फैक्ट्री में लाने का खर्चा ज्यादा है, तो वेट कैरेज का कहां ज्यादा हुआ। अब आगे बात समझ में, तो इनवर्ड में हुआ, इस वजह से ये क्या हो गया, डायरेक्ट। अगर इनवर्ड आ गया तो डायरेक्ट, और अगर सिर्फ कैरेज आ गया तो डायरेक्ट। आगे बात समझ में, अगली क्लास में से आगे कंटिन्यू करें। हाँ तुम्हें मैं भेज दूंगा PDF, ये लो चलो करो करो। वीडियो बहुत अच्छा लगा।